Assalamualaikum my dear students, I am your physics teacher Sajid Hussain. Today we are going to discuss the density of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट की हम डेंसिटी कैसे मालूम कर सकते हैं, आज जो है हमारा यही टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है। तो डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की जब हम मालूम करते हैं तो इसके लिए हम हेल्प लेते हैं एक बड़े मशहूर व मरूफ लॉ की या प्रिंसिपल की, जिसे हम कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मालूम करने की, किस सूरत में, जब हमें उस ऑब्जेक्ट का वेट मालूम हो इन एयर और जब हम उस ऑब्जेक्ट को जो है किसी भी लिक्विड के अंदर इमर्स कर दें टोटली या पार्शली, तो उसके बाद जो है फिर उसका वेट कितना बनता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक जो है डेंसिटी मालूम करने के लिए हम ये जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इन एयर डेंसिटी और इनसाइड द लिक्विड डेंसिटी जो है इनके दरमियान जो रेशो होती है ये बेसिकली इक्वल होती है किसके, उस ऑब्जेक्ट के इन एयर वेट के और उस ऑब्जेक्ट के इनसाइड द वाटर वेट के। इनसाइड द वाटर जब किसी भी हम ऑब्जेक्ट को लेकर जाते हैं तो उसका जो वेट होता है वो इन एयर वेट के मुकाबले में जो है कम हो जाता है ड्यू टू अपथ्रस्ट फोर्स, जो कि हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर पढ़ चुके हैं। तो होता क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है इन एयर और इनसाइड द लिक्विड, तो इन दोनों वेट्स के दरमियान जो रेशो होती है वो बेसिकली इक्वल हो जाती है उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और उस लिक्विड की डेंसिटी जिस लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट को इमर्स किया जा रहा होता है, उस उस लिक्विड की डेंसिटी और उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के दरमियान जो रेशो होती है। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास रिलेशन है और इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने मालूम करनी है कि उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हम कैसे मालूम कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी हमारे पास है वो कैपिटल डी है, कैपिटल डी कंसीडर कर लेते हैं, हमने सपोज किया हुआ है। और इसी तरीके से जो है वो लिक्विड जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट को जो है इमर्स करना है, उस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो हम सपोज करते हैं कि जी रो है, ये ग्रीक लेटर है रो, जो कि डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आउटसाइड ऑफ लिक्विड यानी इन एयर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है उसको हम W1 का नाम दे देते हैं। और इसी तरीके से जब हम उस ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर हम इमर्स करते हैं टोटली या पार्शली, तो उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से जो है क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट का वेट डिक्रीज़ हो जाता है और वो जो वेट डिक्रीज़ होता है उसको हम नाम दे देते हैं W2 का। तो इस तरीके से जो है हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इन एयर वेट W1 और इनसाइड द लिक्विड जो वेट होगा हमारे पास W2, वो हमारे पास ये वेट हो गया। और ये जब हम ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं तो ऑब्जेक्ट अपने वॉल्यूम के इक्वल जो है लिक्विड को डिस्प्लेस कर देता है। तो उस लिक्विड का जो लिक्विड के वॉल्यूम का जो वेट है, यानी ऑब्जेक्ट के इक्वल वॉल्यूम के वेट लिक्विड को जब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, तो उस लिक्विड इक्वल वॉल्यूम वाले लिक्विड के वेट और ऑब्जेक्ट का इन एयर वेट के दरमियान जो हमारे पास रेशो है वो बेसिकली जो है उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और उस लिक्विड की जिसके अंदर ऑब्जेक्ट को इमर्स किया गया है, इन दोनों डेंसिटी के दरमियान रेशो के इक्वल होती है। तो आगे बढ़ते हैं, वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि W1 जो है ये वेट ग्रेटर होता है W2 के मुकाबले में। तो W1 में से W2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वेट डिस्प्लेस होगा, डिक्रीज़ होगा, वो वेट जो है बेसिकली क्या चीज़ है, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वॉल्यूम के इक्वल का वेट है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इसको हम सिंपल W से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सिंपल W से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये W इक्वल हो जाएगा W1 माइनस W2 के। सो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अपथ्रस्ट फोर्स जब लिक्विड के अंदर जो है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट होती है, जिस ऑब्जेक्ट को हमने लिक्विड के अंदर इमर्स किया है, तो उस अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का वेट इनसाइड द लिक्विड जिसको हमने W2 से रिप्रेजेंट किया था वो डिक्रीज हो जाता है, लेस हो जाता है देन दैट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज इन एयर या आउटसाइड ऑफ द लिक्विड। तो इस तरीके से हमारे पास जो W2 है वो लेस हो जाता है W1 से, और वो लिक्विड
जो कि ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल का लिक्विड है जिसको ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है, उस डिस्प्लेस लिक्विड के इक्वल वॉल्यूम का जो वेट होगा वो बेसिकली इन दोनों वेट्स के डिफरेंस के इक्वल होगा, जिसको हम सिंपल W से रिप्रेजेंट करते हैं। लिहाजा ये जो हमारे पास है डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वॉल्यूम का जो वेट है W और ऑब्जेक्ट का जो वेट है आउटसाइड ऑफ द वाटर या लिक्विड या इन एयर कह लें, तो इन दोनों के दरमियान जो दोनों वेट्स के दरमियान जो रेशो होगी विल बी इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच दैट ऑब्जेक्ट हैज़ बीन इमर्स्ड। अब ये हम जानते हैं कि ये दोनों रेशोज जब आपस में इक्वल होती हैं तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो रो है हमारे पास ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, ये डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, दूसरी साइड पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मालूम कर सकते हैं ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। अब यहाँ पर ये जो W है, ये W क्या चीज़ है, ये W हमारे पास जो है उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के इक्वल वॉल्यूम का, इक्वल वॉल्यूम ये इसका डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल है, उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल है जिस ऑब्जेक्ट को हमने लिक्विड के अंदर इमर्स किया है, और उस ऑब्जेक्ट ने उस लिक्विड को अपने वॉल्यूम के इक्वल लिक्विड को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा अपने आप को इमर्स कराने के लिए लिक्विड के अंदर। तो लिहाजा वो इमर्स्ड जो ऑब्जेक्ट है वो अपने इक्वल वॉल्यूम के लिक्विड को, जिस लिक्विड को जो है ना डिस्प्लेस करेगा, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के इक्वल वॉल्यूम का जो वेट है वो हमारे पास W है। ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि इन एयर ऑब्जेक्ट और इनसाइड द लिक्विड दोनों वेट्स के डिफरेंस के इक्वल है। लिहाजा W हम लिख सकते हैं W1 माइनस W2। तो इस रिलेशन से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट इन एयर मालूम हो और इनसाइड द लिक्विड अगर हम मालूम हो तो हम लोग जो है उस ऑब्जेक्ट की जो है डेंसिटी मालूम कर सकते हैं, साथ साथ हमें उस लिक्विड की डेंसिटी का भी पता होना चाहिए। तो इन तीन पैरामीटर्स को मालूम करते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सरसाइज के MCQs। एक्सरसाइज के MCQs के लिए जो है अपनी बुक ओपन रखिए, पेज नंबर 164। इसके ऊपर जो है हमारे पास MCQs हैं जी 7.1 ये आर्टिकल है हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर। And circle the correct answer from the given choices. Number 1, in which of the following state molecules do not leave their position? Solid. Which of the second MCQ हमारे पास, which of the substances is the lightest one? कौन सा lightest one है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है हमारे पास ये लाइटेस्ट वन है। थर्ड MCQ हमारे पास है जी ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, ऑब्वियसली, विच इज इक्वल टू हम ये जानते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ MCQ हमारे पास है जी व्हाट शुड बी द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ अ ग्लास ट्यूब टू कंस्ट्रक्ट अ वाटर बैरोमीटर? 11 मीटर, यानी मोर देन 10 मीटर। ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ MCQ अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ये, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ, हाँ जी अभी हमने डिस्कस किया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है जी सेवंथ MCQ अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन हमारे पास क्या है जी, इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ये बी ऑप्शन है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द फॉलोइंग फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ्स ऑफ अ स्प्रिंग आर ड्रॉन ऑन द सेम स्केल। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो फ्रॉम 8th to 10th। अब 8th MCQ में हमारे पास जो है वो कह रहा है कि जी विच ग्राफ डज नॉट ओबे हुक्स लॉ। हाँ जी, कौन सा ग्राफ हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा? दैट इज अ सी ग्राफ। सो सी ग्राफ सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ग्राफ गिव्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट? स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा ग्राफ देता है जी? डी ग्राफ, क्योंकि इसके अंदर जो है एक्सटेंशन के स्ट्रेन की वैल्यू ज़्यादा है। स्ट्रेन की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 10th में हमारे पास है जी 10th MCQ में हमारे पास है जी विच ग्राफ गिव्स द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट? लार्जेस्ट वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट की तब होगी जब हमारे पास है जो है स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी? स्मॉलेस्ट होगी, और स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ है? ए ग्राफ में। इसके साथ ही हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इसके अलावा ये जो शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर शामिल हैं ये आप लोग अपने नोट्सों में से कर सकते हैं। अगर इनमें कोई भी बात समझ में नहीं आती तो आप कोई भी सोशल मीडिया का वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हुए मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं आपकी खिदमत के लिए हर वक्त अवेलेबल होता हूँ। थैंक यू वेरी मच।